हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था रेस्पिरेशन क्या होता है और वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। हमने उसके 5 स्टेप्स पढ़े थे। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस वीडियो में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके मैं बेसिकली 3 वीडियोस बनाऊंगी, एक एरोबिक रेस्पिरेशन का, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का, और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस बताना है। तो मैं बेसिकली एक प्रॉपर इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगी जिसमें इसमें टाइप्स बताए होंगे और उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक वर्ड लिखा है एरोबिक और दूसरा वर्ड लिखा है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है एयर, ठीक है, यानी कि एयर की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। और एनारोबिक में एरोबिक लिखा है तो एरोबिक तो क्या हो गया, एयर। और जहाँ पर भी एन वर्ड यूज हो जाता है इसका मतलब होता है एब्सेंट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में हो रही है, एयर की उपस्थिति में हो रही है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन एयर की एब्सेंस में हो रही है। एब्सेंस मतलब वहाँ पर एयर जब नहीं होगी तब ये प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी। एक एक करके हम इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को। अब हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि ये कैसे परफॉर्म होती है, हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये रिएक्शन हमारी परफॉर्म होती है। प्लस का मतलब यहाँ पर प्रेजेंस है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन हुई। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं। देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इसको हमने किसकी प्रेजेंस में किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। इसमें हमारे पास ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस हो जाती है क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल गेन कितना होता है, 38 एटीपीज का हमारा टोटल गेन हो रहा होता है। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट जिसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म हुई, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब कि C6H12O6, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई मतलब कि ऑक्सीडेशन कराया। तो हमारे पास रिलीज हुआ CO2, वाटर और हमारे पास एनर्जी। अब इसमें देखो, जो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इसका हम क्या करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इसको हम सबसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी उससे हम इसको कहाँ ले आते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं, यानी कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को एक कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और इससे जितनी एनर्जी हम ले सकते हैं उतनी एनर्जी हम लेते हैं। वो क्या एनर्जी होती है, 38 एटीपीज एनर्जी हमें मिलती है। ये रिएक्शन हमारी कहाँ कहाँ पर परफॉर्म होती है, एक तो हमारी साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रही होती है और कहाँ पर परफॉर्म होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। 2 जगह पर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। अभी यहाँ पर देखो ये कैसे परफॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारी परफॉर्म होती है। हम क्या करते हैं, फूड हमारे पास क्या है, C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज, इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे हमें क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, वाटर यानी कि H2O और लार्ज अमाउंट में एनर्जी हमारी रिलीज हो रही होती है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और फिर हमारे पास क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल कर दिया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और वाटर हमारे पास बॉडी में यूज हो जाता है और एटीपी जो हमारा मेन जो इस रिएक्शन का एजेंडा था वो था हमारे पास क्या, एटीपी का लेना यानी एनर्जी का लेना। तो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। फिर मैंने बताया
कि इस रिएक्शन में हमारे पास दो साइट्स होती हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक साइटोप्लाज्म। यहाँ पर देखो मेरे पास एक क्या है, छोटी सी सेल प्रेजेंट है। सेल मतलब हमारे पास एक छोटी सी कोशिका प्रेजेंट है। कोशिका के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो लिक्विड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। यानी कि ये केंद्रक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये हमारा द्रव्य पार्ट क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, जो यहाँ पे लिक्विड पार्ट है। तो इसमें हमें पूरी सेल में से दो चीजों से मतलब है, एक तो साइटोप्लाज्म, दूसरा हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज यानी कि सबसे पहली रिएक्शन जो हो रही होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, और इसमें हमारे पास एटीपी निकलती है और NADPH भी निकलता है। ये हमारे दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकले, एक तो एटीपी और एक हमारा NADH। इसमें हमारे पास अप्रोक्स 2 ATPs का गेन होता है। यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ही मतलब क्रूशियल प्रोसेस हो जाएगी। मतलब क्रूशियल से मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ही ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पर एंटर नहीं करेगा। और ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। जैसे ही ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा तो ये क्या बनाता है, हमारे पास NADH, FADH2 एंड ATPs, और हमारे पास क्या बाहर निकल जाता है, CO2 और वाटर। ठीक, फिर हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमारे पास NADH, FADH2 और ये वाला NADH, ये हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, पर इनको हम अपनी बॉडी में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जैसे कि समझ लो हमारे भारत में हमारी करेंसी क्या है, रुपया, पर अगर हम कहीं और चले जाएं, जैसे वहाँ की करेंसी क्या हो गई, डॉलर हो गई, तो हम डॉलर को भारत में लाके यूज तो नहीं कर सकते। हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, बैंक जाना पड़ेगा। तो हमारा बैंक क्या है, ETC साइकिल, और वहां पर जाकर हम क्या कराएंगे, अपने डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कराएंगे, यानी कि ATP NADH को ATP में कन्वर्ट कराएंगे। ओके, समझ आया यहाँ से, ये इजी वे में समझाया ताकि तुम्हें रिलेट कर पाओ। तो हम क्या किया, हमारे पास डॉलर प्रेजेंट था, डॉलर को हमें कहाँ पे कन्वर्ट कराना है, रुपया में कन्वर्ट कराना है। तो ETC साइकिल हमारा क्या हो गया, बैंक हो गया। तो हम अपनी डॉलर की करेंसी को लेके कहाँ गए, बैंक में लेके गए, और हमने उसे अपने रुपया में कन्वर्ट करा लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो हमारे पास ये क्या है, एक सेल है। सेल में हमारे पास कितनी चीजों की नीड थी, दो चीजों की नीड थी, एक तो साइटोप्लाज्म, दूसरा हमारे पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली रिएक्शन कहाँ पर परफॉर्म होती है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि होगा हमारे पास ब्लड से क्या आया, ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट एसिड में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो हमारे पास दो चीजें रिलीज होती हैं, एक तो ATP और दूसरा हमारे पास NADH। अब ये हमारे पास एक स्टेप हो जाएगा जहां पर हमारे पास डिसाइड होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा। हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेंगे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो देखो हमारे पास ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो हम ऑब्वियस सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने वाले हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हम कहाँ पर गए, सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते ही हमारे पास तीन चीजें निकली, NADH, FADH2 और ATP। ये रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म होती है, जो मैंने ऊपर रिएक्शन बताई थी ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिलीज हुआ था, CO2 निकला था, वाटर निकला था और एनर्जी निकली थी। तो जो हमारे पास ATP है वो तो हमने यूज कर लेंगे, और जो CO2 है और वाटर है वो बाहर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में निकल जाता है, ये एक्सेल कर दिया जाता है और ये हमारी बॉडी में यूज हो जाता है। अब हमारे पास दो चीजें थी, NADH और FADH2, और एक ये वाला NADH। ये कहाँ पर जाता है, ETC साइकिल में और ATP में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप मैं ये तीन तीन चार चार बार जो रिपीट करती हूँ आपको मेरे साथ याद होता होगा। और प्लीज मैं जो इतनी बार रिवीजन कराती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुना करो ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, आपको दोबारा से बैठ के उसको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के टू टाइप्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन और एक हमारे पास इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप्स।
एरोबिक रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक चीज़ हमारे पास देखने को मिलती है कि जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है वो विदाउट स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और जो हमारा इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के पास क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। सो इसमें क्या है, हमारे पास जो लंग्स हैं वो क्या है, हमारे स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एक अमीबा की, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसके पास कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। मतलब उसके पास हमारे पास लंग्स प्रेजेंट नहीं है ह्यूमंस की तरह, या फिर हमारे फ्रॉग दादा की तरह बक्कल कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट नहीं है। वो क्या करता है, हमारे नॉर्मल जो उसका बॉडी सरफेस होता है उससे क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है और CO2 को बाहर एक्सेल आउट कर देता है। तो जो कुछ भी हुआ वो बॉडी सरफेस से हुआ, हमें किसी भी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें अगर मान लो कोई काम करना है, तो काम करने के लिए एज सच कोई बड़ी बड़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास हैं हमने उसी से ही काम चला लिया। तो इनके पास नॉर्मल बॉडी सरफेस से इन्होंने क्या किया, रिस्पिरेशन किया। वहीं अगर हम एडवांसमेंट की तरफ जाएं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इनके पास स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि बॉडी में क्या है, सब चीज़ों का बंटवारा हुआ हुआ है कि ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, वो काम ये करेगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन के लिए अलग से एक चीज़ प्रेजेंट है। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। सो इसको एक बार थ्योरी की तरफ से देखते हैं, फिर उसके बाद इसको अच्छे से याद करेंगे, यहीं पर याद करना है। सो डायरेक्ट में देखो, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन विद CO2 ऑफ द बॉडी सेल्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है उसको हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और CO2 को हम बाहर छोड़ दे रहे हैं। और फिर जो ये प्रोसेस हुई वो कहाँ पर हुई, हमारे बॉडी सेल्स में हो रही है। और इसके लिए हमें कोई भी स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इसमें जैसे हमारे पास ह्यूमंस हो गए, इसमें अगर हमें CO2 और ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना था, तो हमें एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो व्हीकल क्या था हमारे पास, RBC था। RBC मतलब बेसिकली ब्लड। तो ब्लड की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है, नॉर्मल बॉडी सरफेस से काम हो जा रहा है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, प्लांट, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स एंड मोस्ट आर्थ्रोपोड्स। सो मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम उसको ऐसे जैसे लिखा है नॉर्मली याद कर लेंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास है कुछ ट्रिक। सो इस ट्रिक में मैं बताऊंगी कि आपको ये एग्जांपल्स कैसे जल्दी से याद हो जाएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा वो हो जाएगा एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये तो हमें याद हो गया। रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। ठीक है। तो जब हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्लांट से मिला, तो वो एक एग्जाम्पल हमें ये याद हो गया। दो एग्जाम्पल्स तो हमें यही याद हो गए इसके नाम से। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो मेन एक सबसे पहला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वो कहाँ से हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। दो एग्जाम्पल याद। अब देखो इसकी ट्रिक स्टार्ट होती है, इन दो ही नाम से ये ट्रिक स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ट्रिक क्या बोलती है कि एरोबिक बैक्टीरिया और प्लांट्स ने मिलकर क्या किया, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ, स्पॉन्जेस के खिलाफ। सो स्पॉन्जेस की बहन वहां पर आई उसका सपोर्ट करने के लिए, जिसका नाम था सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स वहां पर आई, उसने उसकी हेल्प तो की नहीं, और उल्टा क्या हुआ, राउंड वर्म के ऊपर वो फ्लैट हो गई। फ्लैट से क्या है, फ्लैट वर्म याद रखना है। तो राउंड वर्म के ऊपर वो क्या हुई, फ्लैट हो गई। तो वहां पर मोस्ट आर्थ्रोपोड ऐसी अजीब सी चीज देखकर हंसने लगे। देखो फिर से देखते हैं क्या स्ट्रिक थी। एरोबिक बैक्टीरिया और प्लांट्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ, स्पॉन्जेस के खिलाफ। तो स्पॉन्जेस ने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट वहां पर आई, उसकी हेल्प तो की नहीं, उल्टा क्या किया, राउंड वर्म को देखकर फ्लैट हो गई। तो वहां पर मोस्ट आर्थ्रोपोड्स जो थे प्रेजेंट वो इसे देखकर हंसने लगे। सो ये थी हमारी ट्रिक, जिससे आपको ये फटाफट से याद हो जाए, एक भी एग्जाम्पल छूटेगा नहीं, इतनी तो मेरी गारंटी है। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना क्या, इनडायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम या इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इसमें देखो हमारे पास क्या है, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हमें नीड होती है।
इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, स्किन, बकोफेरेंजियल कैविटी, गिल्स एंड लंग्स। और इसमें हमें क्या पड़ती है, हेल्प किसकी जरूरत पड़ती है, हमें ब्लड की भी जरूरत पड़ रही होती है। अब इतने सारे एग्जांपल्स बोले, किस बेसिस पर बोले वो देखते हैं। जैसे हमारे पास ह्यूमन बींग्स हो गया, उसके पास मैंने बताया कि क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। ह्यूमंस के पास सिर्फ लंग्स प्रेजेंट होता है। पर अगर हमारे पास बात करें हमारे पास फ्रॉग दादा की, तो ये फ्रॉग दादा जो है ये थोड़े हमारे क्या है, किंग है। इनके पास जो बोलो वो प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? अगर इनको हम बोल दें कि हमारे पास रेस्पिरेशन करना है, तो हम अपने फ्रॉग दादा को पहले पूरी स्क्रीन पे लेके आते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। एंट्री होती है हमारे फ्रॉग दादा की, और इन्होंने लगा लिया एक छोटा सा मुकुट, सुंदर सा। सो अब देखो, फ्रॉग जो है वो एक बहुत ही एडवांस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर प्रो है ये। इसको अगर हम बोलें कि लैंड पर और वाटर में ये अलग अलग जगह पर क्या करता है, अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन कर रहा होता है। मतलब अगर ये लैंड पर प्रेजेंट है तो ये अपने तीनों जो जगह है इसके पास, लाइक लंग्स हो गया, मॉइस्ट स्किन हो गई, और इसकी बक्कल कैविटी हो गई। बक्कल कैविटी मतलब कि जैसे हम नाक से रेस्पायर करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर इसका यहाँ से रेस्पायर करेगा ये। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा कहाँ कहाँ से रिस्पायर कर पा रहा है, बक्कल कैविटी से, लंग से, और मॉइस्ट स्किन से भी। मॉइस्ट स्किन यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो फ्रॉग की स्किन होती है वो थोड़ी स्लिपरी सी होती है, तो इस वजह से उस पर क्या बोला जाता है, हमें मॉइस्ट स्किन। और ये कहाँ पर रहता है, हमारे पानी में भी रहता है ये। और जब फ्रॉग हमारा छोटा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, ये मैं बच्चा ही बना दिया फ्रॉग की जगह, तो ये किससे करता था, गिल्स से रिस्पायर करता था। तो ये कहाँ कहाँ से रिस्पायर कर रहा है, बक्कल कैविटी से कर पा रहा है, लंग्स से कर पा रहा है जब ये बड़ा बच्चा बन गया। जब ये छोटा बच्चा था तो ये किससे करता था, गिल्स से करता था, और मॉइस्ट स्किन से। लंग्स ह्यूमन में और हमारे फ्रॉग में कॉमन है। सो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।